एक पुलिस वाले के तौर पर रात वाली ग्रेवयार्ड शिफ्ट करना कई वजहों से बहुत खराब होता है, और उनमें सबसे बड़ी वजह होती है रात का वो अजीब डरावना सन्नाटा। अब ये सुनकर शायद लगे कि मैं बेवजह डर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, लेकिन सच यही है। अपनी गाड़ी में अकेले बैठे रहना, आसपास कहीं कोई इंसान न दिखना, उस एहसास में कुछ ऐसा होता है जो लगभग पराया सा लगता है, जैसे आप इस दुनिया में हो ही नहीं। मुझे यकीन है अगर मैं वायोमिंग जैसे घने जंगलों वाले इलाके में ना रहता तो शायद हालात थोड़े बेहतर होते, लेकिन यहाँ हालत यह है कि अगर मेरे आसपास कहीं कोई लाइट भी जल रही हो तो पेड़ों और झाड़ियों की घनी परतों की वजह से वो बहुत मुश्किल से दिखती है। ज्यादातर रातों में करने को कुछ नहीं होता, बस मैं होता हूं और वो अजीब खामोशी होती है। मैं आमतौर पर उस वक्त कोई शो देख लेता हूं या फिर कोई किताब खत्म करता हूं, और अगर कभी कोई कॉल आ भी जाए तो वो अक्सर कोई छोटी मोटी चीज होती है, जैसे किसी का हालचाल चेक करना या फिर किसी बार के बाहर कोई संदिग्ध आदमी घूम रहा हो। लेकिन सच कहूं, मुझे ऐसे कॉल्स मिलना अच्छा लगता है। कम से कम उनसे मैं आबादी वाले इलाके की तरफ वापस आ जाता हूं, वरना अक्सर मुझे किसी सुनसान कंकरीली सड़क पर स्पीडर्स ढूंढने के लिए बिठा दिया जाता है। यह कोई रोमांचक नौकरी नहीं है, लेकिन बिल भरने लायक पैसे देती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 2 दिन पहले हुआ था, एक ऐसी रात में जो मौसम के हिसाब से थोड़ी गर्म थी। मैं छुट्टियों से लौटने के बाद काफी समय बाद अपनी पहली नाइट शिफ्ट कर रहा था। जिमी, जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी जगह काम कर रहा था, उसने मुझसे कहा कि अब उसे समझ आया कि मैं क्यों कहता था ये शिफ्ट डरावनी लगती है। मैं हल्का सा हंस पड़ा और उसे भरोसा दिलाया कि अब मैं संभाल लूंगा। फिर मैंने उसे सलाह दी कि अगली बार अपने साथ कुछ किताब लेकर आया करे, ताकि उसका ध्यान उस डरावने माहौल से हट सके। अगर कोई ये समझ सकता था कि दिन की शिफ्ट से रात की शिफ्ट में आना कितना अलग महसूस होता है, तो वो मैं था। इसलिए मैंने कोशिश की कि वो थोड़ा सहज महसूस करे। अगर वो ज्यादा नाइट शिफ्ट लेने लगे तो मुझे भी इतनी रातें उस अंधेरे में अकेले नहीं बितानी पड़ेंगी। उसने मुझे चाबियां दी और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उस हफ्ते मेरी यही एकमात्र नाइट शिफ्ट थी, तो क्यों ना इसे थोड़ा सहने लायक बनाया जाए। मैंने तय किया कि मैं उसे अपने साथ ले चलता हूं। या तो वो पूरी रात स्टेशन के अंदर हल्की रोशनी वाले कमरे में सिर्फ एक और आदमी के साथ डेस्क पर बैठा रहता, या फिर मेरे साथ क्रूजर में बैठकर टाइम पास करता। सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि स्टेशन की वो चुभती सफेद दीवारें अंधेरे से ज्यादा सुकून देती हैं, और शायद जिम्मी भी यही सोचता था, क्योंकि उसने मेरा ऑफर तुरंत मान लिया। हम अपनी तय की हुई छिपने वाली जगहों में से एक पर गाड़ी लगाकर बैठ गए, कोई घटिया सी हॉरर फिल्म चला ली और कुछ बियर खोल ली। हाँ, टेक्निकली हमें यह सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें गिरफ्तार कौन करने वाला था। और वैसे भी हम कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं थे। 2-4 बियर से हम पर खास असर नहीं पड़ने वाला था, और हमें लगा भी नहीं था कि हमें कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरा ऑफिस वाला फोन बज उठा। मैंने गहरी सांस ली, आंखें मलते हुए कॉल उठाई। रात के 3 बज चुके थे, तो कम से कम आधी शिफ्ट तो बिना किसी परेशानी के निकल गई थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से किसी के खिलखिलाने की आवाज आई। मैंने कई बार हेलो कहा, और जैसे ही फोन काटने वाला था तभी दूसरी तरफ से आवाज आई। वो ब्रायन था, उस रात ड्यूटी पर मौजूद तीसरा और आखिरी ऑफिसर। वही स्टेशन का फोन संभाल रहा था। आमतौर पर वो इतना सपाट तरीके से बात करता था जैसे कोई उदास रोबोट हो, इसलिए उसे हंसते हुए सुनना ही अपने आप में अजीब था। हे टॉम, क्या हाल है? शिकायत तो नहीं कर सकता, यहां जिमी के साथ बहुत शानदार जिंदगी जी रहा हूं। तुम बताओ, क्या हुआ? तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मुझे मैकहेवन रोड वाली पुरानी फैक्ट्री से एक इमरजेंसी कॉल आई है। क्या? वहां तो बिजली तक नहीं है, फोन तो दूर की बात है।
इसीलिए तो मैं हंस हंस कर पागल हो रहा हूं। जिसने कॉल किया उसने कहा कि वो अंदर घुसकर कुछ मशीनें चुराने गया था और अब किसी तरह अंदर ही फंस गया है। क्रूजर के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मैं और जिमी धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ मुड़े और फिर लगभग एक साथ जोर से हंस पड़े। तू मजाक कर रहा है ना? मैं बिल्कुल सीरियस हूं। कॉल सुनकर हंसी रोकते रोकते मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरी भी हालत खराब होने वाली है। साला, मुझे तो लगता है जिमी की हो भी चुकी है। ब्रायन फिर बोलने लगा और उसी वक्त जिमी ने मजाक में मेरे कंधे पर मुक्का मारा। खैर, एक काम करो, वहां जाओ और उस आदमी को बाहर निकालो। अब उसे ट्रेसपैसिंग के लिए गिरफ्तार करना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आवाज से लग रहा है उसकी रात वैसे ही काफी खराब गुजर रही है। हम संभाल लेंगे। कम से कम किसी को स्पीडिंग टिकट देने से तो बेहतर यही है। हालांकि पता नहीं मैं हंसी रोक पाऊंगा या नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं रोक पाता। अगर बैकअप चाहिए हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो मुझे पाइनडेल वाले प्रेसिंग को फोन करना पड़ेगा। इस हफ्ते उनकी परेड चल रही है तो शायद उनके पास कुछ आदमी खाली होंगे। ठीक है ब्रायन, हम तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। मैंने फोन रखा और क्रूजर की लाइट्स ऑन कर दी, जो सीधे अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। हम तेजी से सड़क पर निकल पड़े, रास्ते में किसी हिरन से टकराने से बचते हुए। रास्ता बस 10 मिनट का था, लेकिन इन इलाकों में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम बिल्डिंग के उस प्रवेश द्वार तक पहुंचे जो झाड़ियों से लगभग ढका हुआ था, और मैं गाड़ी से उतरकर सड़क रोक रही जंग लगी चेन को हटाने लगा। वो जगह पिछले 10 सालों से बंद पड़ी थी। जब कंपनी अपने ड्रिलिंग ऑपरेशंस उत्तर की तरफ ले गई थी तो साथ में शहर की आधी आबादी भी चली गई थी। अब वो जगह बस लोकल टीनेजर्स के शराब पीने की जगह बनकर रह गई थी, और दीवारों पर बनी बेहिसाब ग्रेफिटी देखकर यह साफ पता चलता था। हम दोनों गाड़ी से उतरे, अपनी टॉर्च ऑन की और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। जिमी साफ तौर पर घबराया हुआ लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसे इस जगह के बारे में पहले पता ही नहीं था। वो इस इलाके में नया था और मुझे पूरा यकीन था कि नाइट शिफ्ट में गाड़ी उतरने का यह उसका पहला मौका था। वो बिल्डिंग के बाईं तरफ चला गया और मैं दाईं तरफ। हम दोनों किसी जंग लगे दरवाजे या टूटी हुई खिड़की की तलाश कर रहे थे। मैं अपनी शॉर्ट से कांटेदार झाड़ियां हटा रहा था। तभी मुझे जिमी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत बिल्डिंग के दूसरी तरफ भागा, हाथ सीधे अपनी गन पर रखा और दिमाग सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो चुका था। क्या ये कोई जाल था? शायद जिस आदमी को ढूंढने हम यहां आए थे वो कोई पागल इंसान था जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं तेजी से कोना पार करके भागा। टॉर्च सामने चमका रहा था और दिल में सबसे बुरी तस्वीरें चल रही थीं। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी सीधे जिमी पर पड़ी, जो हंसते हंसते झुक गया था। मैं पूरी तरह उलझ गया और तुरंत उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी जितनी मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने तुझे बुरी तरह डरा दिया। मुझे राहत तो मिली कि सच में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और हम किसी बेवकूफ आदमी को ढूंढते हुए एक छोड़ी हुई फैक्ट्री के बीचों बीच घूम रहे थे। एक पल के लिए मुझे सच में लगा था कि उस पर हमला हो गया है, और जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिलेगा। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं सच में गुस्से में हूं, क्योंकि उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वो माफी मांगने लगा। कहने लगा कि वो बस माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, फिर हल्का सा मुस्कुराया और उससे कहा कि किसी दिन मैं भी उसका बदला जरूर लूंगा, लेकिन फिलहाल अंदर जाने पर ध्यान देते हैं। हमें एक टूटी हुई खिड़की मिली और हमने अंदाजा लगाया कि वही रास्ता होगा जिससे वो आदमी अंदर गया था।
हम दोनों ने अपनी टॉर्च अंदर फर्श पर डाली ताकि कहीं कीलों या किसी खतरनाक चीज पर पैर न पड़ जाए। जैसे ही हम अंदर घुसे, मैंने रेडियो पर ब्रायन से संपर्क किया और उससे कहा कि एहतियात के तौर पर कुछ और ऑफिसर्स हमारी तरफ भेज दे। जिमी के उस बेवकूफ मजाक के बाद मेरा दिमाग अब हर चीज को लेकर सतर्क हो चुका था। मुझे लग रहा था कहीं सच में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा सावधानी रखना ही बेहतर है। उस जगह की बिजली अब भी बंद थी, इसलिए साफ था कि हमें सिर्फ अपनी टॉर्च के भरोसे ही काम करना पड़ेगा। हमने कई बार अंधेरे में आवाज लगाई, ये देखने के लिए कि कोई जवाब देता है या नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम पुराने ड्रिल्स और ओर प्रोसेसर्स के पास से गुजरे और हमारे जूतों की आवाज खाली कंक्रीट के फर्श पर गूंज रही थी। मेन हॉल का ज्यादातर हिस्सा चेक करने के बाद हम फैक्ट्री के सबसे पीछे वाले हॉलवे की तरफ बढ़े। मैं उस जगह को काफी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि कुछ साल पहले दिन के वक्त मुझे वहां बुलाया गया था कुछ नशे में धुत लड़कों को बाहर निकालने के लिए, जो चोरी छुपे अंदर घुस आए थे। लेकिन रात में ये जगह बिल्कुल अलग लग रही थी और ऊपर से वो हॉलवे आगे जाकर 3 और रास्तों में बंट गया था, जिससे माहौल और खराब हो गया था। यहीं हमने अपनी पहली गलती की और वो बहुत बेवकूफ़ी भरी थी। हमने अलग अलग जाने का फैसला किया। मुझे पता है हॉरर फिल्मों में सब इसी तरह शुरू होता है और लोग इसी तरह मरते हैं, लेकिन हम दोनों बहुत थक चुके थे और एनर्जी ड्रिंक्स का असर भी खत्म हो रहा था। हमने तय किया कि रेडियो हर वक्त ऑन रखेंगे और अगर हम में से किसी को वो आदमी मिला तो तुरंत दूसरे को बताएगा। उस वक्त तक मुझे लगने लगा था कि वो आदमी शायद खुद ही बाहर निकल गया होगा और गिरफ्तारी के डर से जंगल की तरफ भाग गया होगा, लेकिन फिर भी हमें पूरी जगह चेक करनी थी। वैसे भी मेरा उसे गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा उसकी रात वैसे ही काफी खराब गुजर चुकी थी और जो पुराना सामान वो चुराने आया था उसका अब किसी के लिए कोई इस्तेमाल भी नहीं था, इसलिए मैं उसे सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देता। लेकिन अब मेरा मन बदलने लगा था। मैं इस पूरी फैक्ट्री का पिछला हिस्सा नहीं खंगालना चाहता था, खासकर तब जब यहाँ 3 मंजिलों तक कमरे ही कमरे थे और हालात और खराब इस वजह से थे कि बिल्डिंग 2 हिस्सों में बटी हुई थी जो आपस में जुड़े हुए नहीं थे। मतलब अगर हम में से किसी को कुछ मिलता तो दूसरे को पूरा घूमकर वहां आना पड़ता। अब मुझे समझ आने लगा था कि इस जगह को हमेशा के लिए बंद क्यों कर दिया गया था। जब भी मैं किसी कमरे के पास से गुजरता, मैं टॉर्च अंदर मारता और आवाज लगाता, और रेडियो पर जिमी की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो भी यही कर रहा था। जब मैं दूसरी मंजिल के पहले कमरे तक पहुंचा, तब तक वो तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। इसलिए मैंने उसे रेडियो पर कहा कि थोड़ा धीरे चले ताकि हर कमरा ठीक से चेक हो सके, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। इसलिए मैंने अपनी बात दोबारा कही, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, हे टॉम, मुझे कुछ दिख रहा है। क्या क्या है वो? मेरे सामने वाले हॉलवे में एक दरवाजे के बाहर से किसी का हाथ निकला हुआ है। मैं वहीं रुक गया। क्या मतलब हाथ निकला हुआ है? वो हाथ मुझे उंगली से इशारा कर रहा है, जैसे अपने पास बुला रहा हो। मैं अभी पहुंच रहा हूं, उसके पास मत जाना, कुछ मत करना और धीरे धीरे पीछे हटो। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हालांकि सच कहूं तो जितनी तेजी से जाना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं जा रहा था। उस वक्त तक मैं डर जरूर गया था, लेकिन मेरे दिमाग का तर्क वाला हिस्सा अब भी यही कह रहा था कि शायद कोई अंदर फंस गया है और जिमी को मदद के लिए बुला रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बिल्डिंग की पहली मंजिल तक पहुंचा, मेरे अंदर की दूसरी आवाज जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जल्दी करो, और इस बार मैंने उसी की सुननी शुरू कर दी। जैसे ही मैं दूसरी बिल्डिंग की एंट्रेंस की तरफ पहुंचा, मेरा रेडियो अचानक जोर से गूंज उठा। टॉम! क्या हुआ? क्या बात है? यहाँ एक चेहरा है, कोई मुझे घूर रहा है।
मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस पूरी ताकत से हॉलवे के आखिर में बने दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने हैंडल पकड़ा और जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। मैंने पूरा कंधा मारकर दरवाजे को धक्का दिया और साथ ही जिमी का नाम चिल्लाया। दरवाजे के पीछे से मुझे धीमी धीमी चीखने की आवाजें सुनाई दी। आखिरकार दरवाजा टूटकर खुल गया और मैं अंधेरी सीढ़ियों पर तेजी से ऊपर भागने लगा। मैंने अपनी बंदूक हॉल्स्टर से निकाल ली, क्योंकि ऊपर जो भी हो रहा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा और वहां भी दरवाजा बंद था। मैंने फिर से पूरा कंधा दरवाजे पर दे मारा और साथ ही उसका नाम चिल्लाया, लेकिन इस बार ना कोई जवाब आया, ना कोई चीख, सिर्फ खामोशी थी। मैंने अपनी पिस्टल निकाली और लगभग पूरी मैगजीन लॉक पर खाली कर दी। फिर भी दरवाजा नहीं खुला। साफ था दूसरी तरफ से उसे कुछ रोक रहा था। फिर मैं इतनी जोर से दरवाजे से टकराया कि मेरी बेल्ट से सामान गिरने लगा। पहले मेरा चाकू गिरा, फिर टेजर और फिर टॉर्च। मैं एक सेकंड के लिए टॉर्च को उठाने के लिए रुका, लेकिन वो लुढ़कती चली गई और सीढ़ियों के किनारे से नीचे गिर गई। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे लेने जाने का वक्त भी नहीं था। दरवाजा थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था और मुझे अंदर जाना ही था। मैंने इतनी जोर से लात मारी कि मुझे लगा मेरा टखना टूट गया, लेकिन उस वक्त मुझे परवाह नहीं थी। आखिरकार दरवाजा इतना टूट गया कि मैं किसी तरह हॉलवे में घुस सका। मैंने फिर से जिम्मी का नाम पुकारा और जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे की आदी होने लगीं, मुझे हॉलवे के आखिर में हल्की रोशनी दिखाई दी। वो टॉर्च की रोशनी नहीं थी, बल्कि किसी कमरे की बहुत हल्की रोशनी थी। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी और वो जिमी ही होना चाहिए था। मैंने उसे फिर से आवाज दी, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। फिर अचानक उस खामोशी को किसी हल्की खिलखिलाहट ने तोड़ दिया। आवाज इतनी धीमी थी कि मैं पक्का नहीं कह सकता था कि वो जिमी था या नहीं, लेकिन सुनने में वही लग रहा था। धीरे धीरे वो खिलखिलाहट हंसी में बदल गई और वो हिलने लगा, लेकिन वो दरवाजे से बाहर नहीं आया, बस वहीं खड़े खड़े दाएं बाएं झटके खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाच रहा हो। मैंने अपनी बंदूक नीचे कर ली और उसे फिर से आवाज लगाई। अब मुझे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। वो मेरे साथ फिर से मजाक कर रहा था। ये सब बस मुझे दोबारा डराने के लिए किया गया सेटअप था। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था और मैं हॉलवे में खड़े खड़े उस पर चिल्लाने लगा, क्या तू मजाक कर रहा है? मुझे लगा तुझ पर कोई हमला कर रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ये सब बंद कर, और अब तूने ये हरकत करके मुझे हार्ट अटैक देने की कोशिश की है। तेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? मैंने अपनी बंदूक वापस बेल्ट में रखी और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उस रात के लिए मेरा सब्र अब खत्म हो चुका था। मैं बाहर जा रहा हूं, बैकअप आने का इंतजार करूंगा और उन्हीं के साथ स्टेशन वापस लौट जाऊंगा। जब तेरा ये मजाक खत्म हो जाए तो गाड़ी लेकर स्टेशन आ जाना और 1 हफ्ते तक मुझसे बात मत करना। ये हद से ज्यादा घटिया हरकत है। मैं गुस्से में टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकला और अपना सारा सामान उठाने लगा। मैं वापस उसी टूटी खिड़की से बाहर निकला और फैक्ट्री के सामने अंधेरे में खड़ा होकर बैकअप का इंतजार करने लगा। अच्छी बात यह थी कि वो लोग पहले से रास्ते में थे और मेरे बाहर आने के करीब 5 मिनट बाद वहां पहुंच गए। मैं उनके क्रूजर की पिछली सीट में बैठ गया और सीट बेल्ट लगा ली। जब चलना हो मुझे स्टेशन छोड़ देना, यहां से मेन रोड पर करीब 20 मिनट का रास्ता है। ड्राइवर सीट पर बैठे ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा और फिर फैक्ट्री की तरफ इशारा किया। क्या तुम अपने पार्टनर का इंतजार नहीं करोगे? लगता है वो ऊपर खिड़की के पास खड़ा है। मैंने खिड़की नीचे की और बाहर देखा और सच में ऊपर एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे किसी टॉर्च की बीम हो जो किसी इंसान की परछाई पर पड़ रही हो। वो हमारी गाड़ी खुद स्टेशन ले आएगा। अभी मैं उससे बहुत गुस्से में हूं।
तो वही संभाले सब। ऑफिसर ने सर हिलाया, गाड़ी रिवर्स में डाली और हम मेन रोड की तरफ निकल गए। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने उन्हें धन्यवाद कहा, फिर सीधा अपनी गाड़ी में बैठा और घर के लिए निकल गया। मैं बुरी तरह थक चुका था और मुझे जिम्मी के गाड़ी वापस लाने का इंतजार करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अगले दिन जिम्मी काम पर नहीं आया और उसने गाड़ी भी वापस नहीं की। हमने सोचा शायद उसने सिक लीव ले ली होगी और फोन करना भूल गया होगा, या फिर अपने मजाक के उल्टा पड़ जाने के बाद वो मेरा सामना करने से डर रहा होगा। मैंने जब सबको उसके मजाक के बारे में बताया तो सब मेरी तरफ ही थे। शायद उसे पता था कि मैं ये बात सबको बताऊंगा, इसलिए मुझे लगा वो डिसिप्लिनरी एक्शन से डर रहा होगा। कम से कम कल तक तो मुझे यही लग रहा था। लेकिन वो आज भी काम पर नहीं आया और अब सबको चिंता होने लगी थी, मुझे भी। हमने 2 ऑफिसर्स को फैक्ट्री भेजा ये देखने के लिए कि कहीं वो क्रूजर वहीं छोड़कर ऊबर से घर तो नहीं चला गया। और सच में गाड़ी वहीं उसी जगह खड़ी थी। ये देखकर उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि एहतियात के तौर पर आकर तलाश में मदद करूं। उस दिन मेरी छुट्टी थी, इसलिए मुझे झुंझलाहट हो रही थी, लेकिन मैं सच में चाहता था कि जिम्मी ठीक हो, इसलिए मैं मान गया। हमने पूरी फैक्ट्री छान मारी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर हम उसी तीसरी मंजिल वाले हॉलवे तक पहुंचे जहां कुछ दिन पहले हम गए थे। मैं सबसे आखिर में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और देखा कि एक ऑफिसर सीढ़ियों के कोने में उल्टियां कर रहा था, जबकि दूसरा घिन से अपनी आंखें ढक रहा था। मैं दोनों को हटाकर हॉलवे के अंदर चला गया। फर्श पर एक खून की लंबी लकीर बनी हुई थी जो हॉलवे के आखिर तक जा रही थी, और वहां दरवाजे से जिम्मी लटका हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह चीथड़े चीथड़े कर दिया गया था। उसका पेट फाड़ दिया गया था और उसकी आंखें और जीभ गायब थीं। लेकिन सबसे भयानक चीज थी उसकी बाहें और टांगें। उनकी नसें लगभग पूरी तरह बाहर खींच ली गई थीं और उन्हें इतनी कसकर गूंथा गया था कि वो रस्सियों जैसी लग रही थी। ये सब देखकर मैं बाकी ऑफिसर्स की तरह उल्टी नहीं कर रहा था। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह सुन्न। लेकिन वो हालत तब बदल गई जब मैं उसके शरीर के पीछे वाले कमरे में गया। उसके ऊपर एक अस्थायी पुलिस सिस्टम लगा हुआ था जो दरवाजे से जुड़ा हुआ था, और उसी सिस्टम में उसकी नसें डाली गई थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कठपुतली हो। मैं नहीं जानता कि ये काम किसी इंसान का था या किसी हैवान का। अभी हमारी टीम उसे ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि शायद मेरे वहां पहुंचने तक वो मर गया होगा, लेकिन कम से कम उसकी ये हालत तो ना होती। बहुत से लोग नाइट शिफ्ट से नफरत करते हैं। मुझे याद है मेरा एक कलीग मजाक में कहता था कि वो कभी बैटमैन नहीं बन सकता, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन मुझे कभी ये समस्या नहीं हुई। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जो जब चाहें तब तुरंत सो जाते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी, जैसे उनके दिमाग में कोई जादुई स्विच लगा हो और वो बस खुद को बंद कर देते हो। बस मैं भी वैसा ही हूं। जब तुम्हारे पास मनचाहे वक्त पर सो जाने की ये ताकत हो तो तुम सीख जाते हो कि इसका फायदा कैसे उठाना है, और मेरे लिए इसका मतलब था नाइट शिफ्ट चुनना। थोड़ा पीछे चलता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं और मेडिकल स्कूल से लेकर रेजिडेंसी तक, और सच कहूं तो उसके बाद की लगभग हर नौकरी में मैंने हमेशा लेट और नाइट शिफ्ट लेने की कोशिश की है। उसका माहौल थोड़ा शांत होता है और पैसे भी आमतौर पर ज़्यादा मिलते हैं, और जैसा पता चला मेडिकल फील्ड में भी यही सच था। ऊपर से नाइट डॉक्टर होने का मतलब ये भी है कि तुम लगभग किसी भी हॉस्पिटल में जाकर नौकरी पा सकते हो, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने लगभग यही किया। मेरे पास पूरे देश से ऑफर्स आए थे, लेकिन आखिर में मैंने शिकागो के एक हॉस्पिटल को चुना
जो लगभग 1890 से लगातार चल रहा था। मरीजों के मामले में वो किसी भी बड़े शहर जैसा था। बीमारियां, ड्रग्स, चाकू और गोलियां, हर तरीके के केस आते थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के तुरंत बाद मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे रूटीन में ढलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और जैसा मैंने उम्मीद की थी, माहौल काफ़ी शांत था। मतलब जितना शिकागो का कोई हॉस्पिटल रात में शांत हो सकता है, उतना शांत तो था। वहाँ के लोग अच्छे थे और मैंने कुछ दोस्त भी बना लिए थे। वहाँ मेंटेनेंस स्टाफ में एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम फॉरेस्ट था, लेकिन मैं उसे हमेशा मिस्टर जिंक्स बुलाता था। मैं उसे ऐसा इसलिए बुलाता था क्योंकि जब भी वो आसपास होता, मुझे पता चल जाता था कि रात खराब गुजरने वाली है। जिस रात सब कुछ अजीब होना शुरू हुआ, वो भी बाकी रातों जैसी ही शुरू हुई थी। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब तक सूरज डूब चुका था। शिकागो की सर्दियां थी और जैसे ही मैंने फॉरेस्ट को देखा, मुझे समझ आ गया कि रात व्यस्त रहने वाली है। नर्सिस से बात करने के बाद मैं ऑन कॉल रूम में जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रात के 3 बजे एक नए एडमिशन की वजह से मेरी आंख खुली। जब मैं वार्ड में नए मरीज को देखने जा रहा था, तभी हॉलवे के आखिर में मुझे एक बुजुर्ग औरत दिखाई दी। उसने फटा हुआ हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था और वो हॉलवे के आखिर वाले कोने से मुड़ रही थी। ऐसा पहली बार नहीं था कि मुझे किसी कंफ्यूज पेशेंट के पीछे भागना पड़ा हो। मैं जवान था और खुद मरीज नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि कोना मुड़ते ही मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने कोना पार किया, वहां बस एक खाली हॉलवे था और एक अजीब सी गंध थी। नहीं, गंध सही शब्द नहीं है। वो हवा में फैली हुई एक सड़ी हुई घिनौनी चीज थी। उसमें जले हुए मांस की बदबू थी, सल्फर की तेज गंध मिली हुई थी और साथ में किसी केमिकल क्लीनर की तीखी स्मेल भी थी। मुझे लगभग उल्टी आने लगी। कुछ मिनट खुद को संभालने के बाद मैं लड़खड़ाता हुआ उस बदबू वाली जगह से बाहर निकला। उसके बाद मैंने नए मरीज को संभाला और बाकी रात किसी तरह काटी। लेकिन वो भयानक बदबू और वो गायब औरत, दोनों मेरे दिमाग में बने रहे। अगली सुबह घर जाते वक्त मुझे मिस्टर जिंक्स मिला और मैंने उससे उस बदबू के बारे में पूछा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे 2 सर और 3 नाक हो। उसने बस इतना कहा, डॉक्टर, मेरे होते हुए हॉस्पिटल में ऐसी बदबू बिल्कुल नहीं हो सकती, और अगर होती तो मुझे जरूर पता होता। मैं मुस्कुराया और बात को ऐसे टाल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन घर जाते वक्त ट्रेन में मैं उस हॉलवे वाली औरत के बारे में सोचता रहा। क्या वो सिर्फ मेरा भ्रम थी? लेकिन एक चीज मुझे पक्की पता थी, वो घिनौनी बदबू, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। मैं अपार्टमेंट पहुंचा और उस अजीब रात के बावजूद तकिए पर सर रखते ही सो गया। मुझे अपने सपने बहुत कम याद रहते हैं और जब याद रहते भी हैं तो उनमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती। लेकिन इस बार अलग था। इस बार का सपना बहुत अजीब था। मैंने आँख देखी और महसूस किया कि वो मेरे चेहरे पर फैल रही है, मेरी त्वचा को जला रही है। मैं खुद को बहुत कमज़ोर और लाचार महसूस कर रहा था और तभी वो बदबू वापस आ गई, इस बार पहले से भी ज़्यादा भयानक। खुशकिस्मती से मेरी आँख खुल गई और मेरा बिस्तर पसीने से भीगा हुआ था। मैंने घड़ी देखी और समझ आया कि पूरा सपना 20 मिनट से भी कम समय का था और अपनी जिंदगी में पहली बार मैं दोबारा सो नहीं पाया। उस नाइटमेयर के बाद और ये समझ आने के बाद कि अब नींद तो नहीं आने वाली, मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए हर चीज़ की ताकि पिछली रात के बारे में ना सोचूं। मैंने वीडियो गेम्स खेले, दौड़ लगाई, मेडिटेशन की, यूट्यूब देखा और आखिर में पता चला कि अब काम पर जाने का वक्त हो गया है। जैसा मैंने कहा, मुझे कभी नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, इसलिए नींद की कमी, चाहे ट्रेनिंग के दौरान भी, मेरे लिए कोई आम चीज़ नहीं थी। जब मैं उनिंदी हालत में हॉस्पिटल के अंदर गया
तो मुझे राहत मिली कि वहां मिस्टर जिंक्स की मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा शायद आज की रात थोड़ी बेहतर होगी, शायद मैं सब कुछ भूलकर वापस नॉर्मल हो जाऊं। लेकिन मैं गलत था। इमरजेंसी रूम से लगातार नए एडमिशन्स आ रहे थे। वार्ड्स में मरीजों को अटेंशन चाहिए थी और मुझे नहीं लगता कि मैं रात के 2 बजे तक एक पल भी रुका था। इतना व्यस्त होने के बावजूद उस रात मुझे किसी मरीज की खास याद नहीं रही, बस एक को छोड़कर। शायद मुझे वो इसलिए याद रही क्योंकि पिछली रात जो कुछ हुआ था उससे पहले मैं उसी मरीज को एडमिट करने वाला था। उस रात उसकी देखभाल कर रही नर्स ने मुझसे कहा कि मैं उसे फिर से देखूं क्योंकि उसकी हालत सही नहीं लग रही थी। मुझे याद है मैंने मरीज को देखा और तुरंत समझ गया कि नर्स बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने उसका चार्ट देखा और पाया कि जो हल्की एंटीबायोटिक्स मैंने शुरू की थी उनकी जगह अब इतनी ताकतवर दवाइयों का कॉम्बिनेशन दे दिया गया था कि वो भगवान को भी गिरा दे। लेकिन उसके बावजूद मरीज की हालत और खराब लग रही थी। मैंने मन ही मन तय किया कि कुछ घंटों बाद उसे फिर से चेक करूंगा। आखिरी काम खत्म करने के बाद आखिरकार मुझे थोड़ा सांस लेने का मौका मिला और जैसे ही मैं कॉल रूम की तरफ जा रहा था मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी कॉरिडोर के पास खड़ा हूं जहां मैंने उस रहस्यमय मरीज को देखा था और वो भयानक बदबू महसूस की थी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैं कॉल रूम की तरफ जाने के बजाय उस हॉलवे की तरफ मुड़ गया और मेरे पेट में डर और बेचैनी का अजीब सा मिश्रण महसूस हो रहा था। मैंने कोना पार किया और राहत की बात यह थी कि वहां कुछ नहीं था, बस फ्लोर साफ करने वाले डिसइंफेक्टेंट की गंध आ रही थी जो फॉरेस्ट ने इस्तेमाल की थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई ये देखने के लिए कि कुछ भी अजीब या अपनी जगह से अलग दिखे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने कंधे उचकाए और फिर से कॉल रूम की तरफ चल पड़ा। कॉल रूम पहुंचकर मैंने अपना पेजर टेबल पर रखा और मन ही मन दुआ करने लगा कि कम से कम 20 मिनट तक वो शांत रहे। और फिर मैं बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, अचानक मेरे सर में भयानक दर्द शुरू हो गया और वही जलने वाली दर्दनाक सेंसेशन वापस आ गई जो मैंने सपने में महसूस की थी। मैं तुरंत उठकर बाथरूम की तरफ भागा, ये उम्मीद करते हुए कि चेहरे पर ठंडा पानी डालने से शायद थोड़ी राहत मिले। लेकिन बाथरूम की तरफ भागते हुए अचानक वही गंध फिर से मेरे ऊपर टूट पड़ी, जले हुए मांस की, जले बालों की और सल्फर की, और मैं वहीं रुक गया। चेहरे की जलन की वजह से मेरी आंखों में पहले से ही पानी आ रहा था। सर दर्द मेरी खोपड़ी को जैसे फाड़ रहा था और जब वो बदबू आई तो जैसे सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। मुझे याद है मेरा संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल जब मैंने आंखें खोली तो मैंने एक पतली औरत की परछाई देखी। उसने पुराना हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था और वो कमरे से निकलकर कॉल रूम के बंद दरवाजे के आर पार चली गई। मैंने उठकर उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था और जब तक मैं किसी तरह खड़ा होकर दरवाजे तक पहुंचा तब तक वहां सिर्फ वही घिनौनी बदबू बची थी। हालांकि शुक्र की बात यह थी कि मेरा सर दर्द और चेहरे की जलन दोनों कम हो चुके थे। उस रात का बाकी हिस्सा मुझे धुंधला सा याद है। मैंने किसी तरह रात पूरी की और घर जाते वक्त मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को कहते सुना कि उसने जॉर्ज रोमेरो की फिल्मों में ऐसे मॉन्स्टर्स देखे हैं जो मुझसे ज्यादा जिंदा लगते हैं। मेरा मन हुआ उससे बहस करूं, लेकिन एग्जिट के पास स्लाइडिंग डोर्स के चमकदार शीशों में अपनी परछाई देखकर मुझे समझ आ गया कि वो कितना सही था। और ऊपर से मैं अपनी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट से मिस कर चुका था। मुझे पता था इसका मतलब बस इतना है कि अगली ट्रेन के लिए 15 मिनट मुझे इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी डरावनी और थका देने वाली रात के बाद और एक और अजीब दर्दनाक घटना झेलने के बाद मैं बस अपने बिस्तर पर घर पहुंचना चाहता था। और आखिरकार मैंने हार मान ली। ठंडी बेंच पर बैठ गया
और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं। अपने सपने में मैं फिर से उसी आग में था। चेहरे की जलन और वो बदबू दोनों पूरी ताकत के साथ लौट आए थे, लेकिन इस बार कॉल रूम वाला सरदर्द भी मौजूद था। और जैसे जैसे आग मुझे घेरती जा रही थी, सर दर्द और बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान मुझे एक तेज चुभने वाली इलेक्ट्रॉनिक बीप जैसी आवाज सुनाई दी, और उस आवाज ने जलन, बदबू और सर के दर्द को इतना भयानक बना दिया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। और जैसे ही वो सपना अपने सबसे भयानक हिस्से पर पहुंचा, मेरी आंख खुल गई और ठीक उसी वक्त मेरी ट्रेन स्टेशन पर आ रही थी। मैं 15 मिनट से भी कम समय के लिए सोया था। ट्रेन में चढ़ते वक्त मुझे अपने चेहरे पर कुछ गीला महसूस हुआ। मैंने अपने गालों को छुआ और समझ गया कि मैं नींद में रो रहा था। मैं ट्रेन से उतरा और अपने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा। जब मैं एलिवेटर से अपनी फ्लोर तक पहुंचा तो मैं ये बयान भी नहीं कर सकता कि मैं कितनी बुरी तरह थक चुका था। ट्रेन स्टेशन वाले नाइटमेयर का बचा हुआ असर जैसे अब भी मेरे सर में था, और ट्रेन से अपार्टमेंट तक चलते वक्त ठंडी हवा ने मेरी आंखों में फिर से पानी ला दिया था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं फिर से उसी भयानक नाइटमेयर में वापस आ गया हूं। जब मैं लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर तक पहुंचा और उस जगह को देखा जो कभी मुझे सुकून देती थी, तो अब मुझे सिर्फ डर महसूस हो रहा था। मैं खुद को वहां लेटने के लिए मजबूर भी नहीं कर पा रहा था। सोना तो बहुत दूर की बात थी। मैं कितना भी थका हुआ क्यों ना था, फिर भी मैं उठा, अपने जूते वापस पहने और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। मैं बस चलता रहा, और चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, चलने में एक अजीब सा सुकून था। कम से कम ये एक चीज थी जिस पर मेरा नियंत्रण था। एक कदम आगे और फिर दूसरा कदम। मैं घंटों तक चलता रहा। हवा मेरी जैकेट के आर पार होकर शरीर तक ठंड पहुंचा रही थी, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। मैं खुद से पूछ रहा था, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या कोई इंसान एक हफ्ते से भी कम वक्त में पूरी तरह टूट सकता है? क्या अब मेरी बाकी जिंदगी ऐसी ही होगी? क्या इसे जिंदगी कहना भी सही होगा? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे और मैं बस चलता रहा। मैं तब तक चलता रहा जब तक पैरों में छाले नहीं पड़ गए और घुटनों में दर्द शुरू नहीं हो गया, और पता ही नहीं चला कब मैं वापस अपने अपार्टमेंट पहुंच गया, जबकि सूरज डूबने लगा था। मैंने फोन देखा और समझ आया कि मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। एक तरह से इतनी थकान होना राहत जैसा था, क्योंकि अब मेरे अंदर डरने या घबराने की ताकत ही नहीं बची थी। नहाने के बाद, कुछ कप कॉफी पीने के बाद और कुछ खाने की नाकाम कोशिश करने के बाद, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। लेकिन सच में अब मैं बस एक साफ सुथरा, नींद से टूटा हुआ इंसान था जो सिर्फ कैफीन के सहारे खड़ा था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे हॉस्पिटल फोन करके कह देना चाहिए था कि मैं बीमार हूं। मैं अपनी हालत संभालने की स्थिति में भी नहीं था। काम करना तो बहुत दूर की बात थी। फिर मुझे याद आया कि अगली रात मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा किसी तरह ये शिफ्ट पूरी कर लो। मैंने खुद से कहा, बस ये रात निकाल ले, उसके बाद घर पहुंचते ही चाहे जो हो, मैं सीधे बिस्तर पर गिर जाऊंगा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के दरवाजे से अंदर गया, मैं मन ही मन बस यही उम्मीद बल्कि प्रार्थना कर रहा था कि आज रात जो भी हो, अगर सामान्य ना भी हो तो कम से कम समझ आने लायक जरूर हो। रात शुरू हुई और मैंने काम शुरू कर दिया। कॉफी और एड्रेनलिन का कॉम्बिनेशन किसी तरह मुझे चलाए रखे हुए था। मैं कॉल रूम से दूर रहा और उस हॉलवे से भी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुराने कार्टून्स वाला कायोटे हूं, जो जब तक हवा में दौड़ सकता है जब तक नीचे नहीं देखता। रात करीब 3 बजे पिछली रात वाली नर्स ने मुझे बताया कि वो मरीज जिसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, अब भी बेहतर नहीं हुई थी। मैंने उसका चार्ट देखा, और अगर पिछली रात उसकी दवाइयां भगवान को गिरा देने लायक थी, तो अब उसे इतनी एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिसिन्स दी जा रही थी
कि पूरा देवताओं का समूह खत्म हो जाए, लेकिन इसके बावजूद कम से कम रिपोर्ट्स में उसकी हालत स्टेबल दिख रही थी। मैं उसके कमरे में गया, लेकिन इस डर के साथ कि अंदर क्या देखने को मिलेगा। मेरे एक पुराने मेंटोर कहा करते थे कि हॉस्पिटल वो जगह है जहां इंसान तब जाता है जब उसे ट्यूब्स और वायर्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं पहले वाला इंसान होता तो उसकी हालत को बस मेडिकल नजरिए से देखता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने उस बेचारी सोई हुई औरत को देखा, उसकी छाती पर इलेक्ट्रोड्स लगे थे, नाक में कठोर प्लास्टिक ट्यूब्स थी, दोनों सूजी हुई बाहों में बड़ी आईवी लाइंस लगी थी और बेड के साथ जुड़ा फोले बैग गहरे रंग के यूरिन से भरा हुआ था। तो अपनी थकान के बावजूद, ये शायद उसी की वजह से, मुझे खुद बहुत कमजोर और असहाय महसूस हो रहा था। फिर मेरी नज़र उसके बेड के ऊपर लगे हार्ट मॉनिटर पर गई, जहां हरी लहरें लगातार स्क्रीन पर चल रही थी। वो ठीक तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन स्टेबल जरूर थी। जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे इतनी तेज मिचली महसूस हुई कि मुझे वो बदबू तक महसूस नहीं हुई जिसने उसे पैदा किया था। और उसी के साथ मेरे सर में ऐसा दर्द शुरू हुआ जैसे खोपड़ी के अंदर से कई कीले बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। और जैसे ही चेहरे की वही जानी पहचानी जलन शुरू हुई, मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे की तरफ लड़खड़ाते हुए मैं सीधे उस प्रेत के सामने आ गया जो पिछली 2 रातों से मेरा पीछा कर रहा था। वो मेरे सामने खड़ी थी। जो कपड़ा मैंने पहले हॉस्पिटल गाउन समझा था, वो असल में एक पुरानी जली हुई फटी ड्रेस थी। उसकी लंबाई लगभग मेरे बराबर थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक तरीके से जला हुआ था। उसके चेहरे का ऊपरी दाहिना हिस्सा पूरी तरह जल चुका था, यहां तक कि उसकी खोपड़ी दिखाई दे रही थी और उसकी आंख की जगह एक जली हुई भूरी आईबॉल कांप रही थी। उसके नीचे उसकी चीक बोन पूरी तरह खुली हुई थी, बस कुछ जले हुए मांस की पतली परतें बची थी। उसकी नाक पूरी तरह जल चुकी थी और चेहरे के बीच में सिर्फ काले गहरे छेद बचे थे। उसका अपर लिप पूरी तरह जल चुका था, जिससे उसके चेहरे पर हमेशा के लिए एक डरावनी मुस्कान जैसी बन गई थी और उसका आधा लोअर लिप नीचे लटक रहा था। चेहरे का बायां हिस्सा थोड़ा बेहतर था, वहां कुछ त्वचा बची हुई थी और उसी से मुझे अंदाजा हुआ कि वो 40 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती थी। उसकी दूसरी आंख, जो गहरे लाल रंग की थी, सीधे मेरी आंखों में देख रही थी और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने मेरी तरफ अपने पंजे जैसा हाथ बढ़ाया, जो मुश्किल से इंसानी हाथ जैसा लगता था। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से वही भयानक इलेक्ट्रॉनिक बीपिंग की आवाज निकलने लगी जो मैं अपने सपनों में सुन रहा था। वो आवाज पूरे कमरे और हॉलवे में गूंजने लगी। एक पल के लिए वो आवाज जानी पहचानी लगी और जैसे ही मुझे समझ आया कि वो मॉनिटर अलार्म है, तभी लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई, कोड ब्लू रूम 217। आई रिपीट, कोड ब्लू रूम 217। मुझे एक पल ये याद करने में लगा कि मैं कहाँ हूं। फिर मैं तेजी से मुड़ा और टेलीमेट्री मॉनिटर की तरफ देखा, जो कुछ सेकंड पहले तक स्टेबल रीडिंग्स दिखा रहा था। अब वहां सिर्फ एक फ्लैट लाइन थी। मरीज का दिल रुक चुका था। मैं वहीं जम गया। एक तरफ वो मॉनिटर और दूसरी तरफ वो भयानक चीज जो शायद अब भी मेरे पीछे खड़ी थी। मुझे ये मानने में शर्म आती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर फर्श से चिपक गए हों। खुशकिस्मती से नर्सिस की टीम अंदर दौड़ती हुई आई और सीपीआर शुरू कर दिया और तभी मेरा जड़ हो जाना टूटा और तभी मैं हिल पाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो चीज गायब थी। शायद किसी चमत्कार की वजह से इस अचानक लौटे सामान्य माहौल में मैं टीम की मदद कर पाया। हम मरीज को मौत के किनारे से वापस ले आए। आईसीयू में हमें पता चला कि मरीज की टांग में एक बड़ा क्लॉट बना था,
जो उसके लंग्स तक पहुंच गया था, और किसी तरह इतनी सब चीज़ों के बावजूद वो मरीज बच गई। बाकी शिफ्ट मुझे धुंधली सी याद है। जब मैं बाहर निकला और ट्रेन स्टेशन की तरफ चला तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नशे में हूं। कल वाला सपना याद करके मैंने ट्रेन में बैठने के बजाय खड़े रहने का फैसला किया। ट्रेन से उतरकर अपार्टमेंट पहुंचने के बाद मैं अपने बेड को घूरता रहा। आज उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। आज मैं अपने डर से भागकर बचने की कोशिश नहीं करने वाला था। मैंने यूनिफॉर्म तक नहीं बदली और सीधे बेड पर गिर पड़ा। सपने में फिर आग थी, वही भयानक बदबू थी, सर में दर्द था, लेकिन इस बार मैं इतना थका हुआ था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और फिर वो मेरे सामने खड़ी थी, वही जला हुआ चेहरा, वही जली हुई ड्रेस और वो पंजे जो शायद कभी उंगलियां रहे होंगे। उसकी खून से भरी आंख मुझे घूर रही थी। और फिर मैंने देखा उसके लोअर लिप का बचा हुआ हिस्सा थोड़ा सा हिला और उसका हमेशा डरावना दिखने वाला चेहरा जैसे मुस्कान में बदल गया। और उसी पल आग गायब हो गई, दर्द खत्म हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी ठंडी खाली अंधेरी जगह में तैर रहा हूं। मेरी आंख सेलफोन अलार्म की आवाज से खुली और उलझी हुई हालत में मैं बेड से उठकर उसे बंद करने गया। और तभी मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार मुझे अच्छी नींद मिली थी। लेकिन जब मैंने फोन देखा तो मेरी उलझन और बढ़ गई। मैं कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे एक दिन तक सोया था। पिछली कई रातों की घटनाएं और उसके बाद 24 घंटे की नींद, इन सब ने मेरे दिमाग में ऐसे सवाल छोड़ दिए थे जिनका जवाब शायद मुझे कभी ना मिले। वो कौन थी? वो वहां क्यों थी? क्या सिर्फ मैं ही उसके बारे में जानता था? क्या ये सब फिर से होगा? क्या उसके जैसे और भी हैं? मुझे नहीं पता कि मुझे कभी इन सवालों के जवाब मिलेंगे भी या नहीं, लेकिन एक चीज मुझे अभी इसी वक्त पता है, मुझे काम पर जाना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, इससे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।